नमस्कार, मैं आशिक त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज की कुछ खास खबरें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मेरठ पहुंचे। दिल्ली से मेरठ जाते हुए गाजियाबाद में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। हालांकि अखिलेश यहां गाड़ी से नहीं उतरे, इससे कार्यकर्ता निराश दिखाई दिए। मेरठ में उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। मोदीनगर में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। शाहजहाँपुर गांव के आशीष ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया है। दिनांक 23 जुलाई को आशीष जो कि शाहजहाँपुर थाना क्षेत्र मोदीनगर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनके सामने ही रोहित का घर है, जिनके घर से कुछ लोग इकट्ठा हैं जो कि धर्मांतरण कराने की प्रक्रिया कर रहे हैं वहाँ पे। इस सूचना पे उनके द्वारा तहरीर भी दी गई, इस लिखित तहरीर भी मिली थी। इस पर प्राथमिक जांच की गई। जांच के आधार पर दिनांक 24 जुलाई को इसमें एक अभियोग विधिविरुद्ध धर्मांतरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। एसटीएफ और गाजियाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। मधुबन बापूधाम इलाके में ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। कुछ विपक्षी पार्टियों ने अपना गठबंधन बना लिया है। भाजपा भी अपने कुनबे को मजबूत करने में लगी हुई है, लेकिन बिहार में सत्ताधारी पार्टी के साथ आजकल कुछ अच्छा से नहीं हो रहा है। सीधी बात यह है कि वहाँ पर ऑल इज वेल नहीं है। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल में कुछ मनमुटाव जैसी बातें सामने आ रही हैं। चंद्रशेखर, सुधाकर सिंह, सुनील सिंह के विवाद अभी सुर्खियां बटोरी रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे के जो मंत्री थे उनके फैसले को बदल दिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में आरजेडी कोटे के मंत्री आलोक मेहता ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग में 480 अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफ़र कर दिया था। नीतीश कुमार ने ये सभी ट्रांसफ़र रद्द कर दिए हैं। इसके पीछे सरकार का कहना यह है कि ट्रांसफ़र करने में नियमों की अनदेखी की गई है। हालांकि लोग नीतीश के इस फैसले को प्रेशर पॉलिटिक्स मान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक बिहार सरकार के इस निर्णय पर ये मान रहे हैं कि नीतीश के इस कदम पर ये माना जा रहा है कि वो एक सुलझे हुए नेता हैं। राजनीति की नब्ज़, जनता की नब्ज़ दोनों को वो अच्छे से समझते हैं। नीतीश लगातार 18 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वो प्रेशर पॉलिटिक्स में माहिर हैं। चंद्रशेखर मामला हो या आलोक मेहता का आदेश रद्द करना, ये सभी प्रेशर पॉलिटिक्स का ये हिस्सा है। चुनाव में सीट बंटवारा जो होगा लोकसभा चुनाव को लेकर, उसको लेकर ये सब कवायद चल रही है बिहार में, ये भी माना जा रहा है। बिहार में दरअसल सीट बंटवारे का जो गणित है वो बिगड़ा हुआ है। विधानसभा में संख्या बल के लिहाज से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, तो लोकसभा में जेडीयू की संख्या ज़्यादा है। ये दोनों दल अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस की कोशिश भी सम्मानजनक सीटें पाने की है। लेफ्ट पार्टियां भी आधा दर्जन सीटों पर अपना दबाव बनाए हुए हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां करीब 16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। जेडीयू ने 2019 के चुनाव में 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, तो कम से कम ये 17 सीटें तो जेडीयू अपने पास चाहेगा ही चाहेगा। ये भी माना जाता है कि जेडीयू से निकलकर अपनी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा ने बनाई। नीतीश पर लालू यादव और आरजेडी का दबाव है, ये भी बात अक्सर सुनने में आती रहती है। विपक्षी दलों के नेताओं की कोशिश है कि जनता दल जो आरजेडी के 15 साल का शासन है वो जनता के बीच बताया जाए।
नीतीश मुख्यमंत्री हैं लेकिन सरकार लालू यादव चला रहे हैं, ये जनता के बीच लेके जाया जाए। तो इस सब से जो नीतीश की डैमेज हो रही थी, जो उनकी छवि को नुकसान हो रहा था, उसी का ये एक कंट्रोल किया जा रहा है ताकि बताया जा सके उनकी सुशासन वाली छवि अभी भी जारी है। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में आज भी हंगामा हुआ। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव रखा, लोकसभा अध्यक्ष ने उस पर चर्चा की अनुमति दे दी है। पहले ये समझ लीजिए कि लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव आया है तो उसका गणित क्या है। भाजपा की जो नेतृत्व वाली सरकार है, एनडीए सरकार, उसके पास 330 से ज़्यादा सांसद हैं। केवल भाजपा 301 सांसदों के साथ खड़ी हुई है। विपक्षी जो गठबंधन है इंडिया, उसके पास 142 सांसद लोकसभा में हैं और 96 राज्यसभा में हैं। संख्या आप देखेंगे तो दोनों सदनों में आपको भाजपा सरकार मजबूत दिखाई देगी। विपक्ष किसी भी हालत में चर्चा में रहना चाहता है, ये साफ हो गया है। सरकार को हावी होने का कोई मौका विपक्ष देना नहीं चाहता। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बयान दें। सरकार ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह इस मसले पर बयान देंगे। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव एक तरीका है जिसके जरिए विपक्ष पीएम मोदी को संसद में बुलाने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर सारे विपक्षी दल पीएम मोदी को ही घेरना चाहते हैं। एनडीए सिर्फ एक चेहरा है और एनडीए में एक ही चेहरा और वो पीएम मोदी का है। ऐसे में भाजपा नहीं चाहती कि पीएम मोदी किसी भी तरह के विवादों में फंसें। इसलिए सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने मीडिया के सामने मणिपुर कांड की निंदा की और सख्त कार्रवाई की बात भी कही थी। अविश्वास प्रस्ताव लाया कैसे जाता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने का नियम है। इसे नियम 198 के तहत लोकसभा में पेश किया जाता है। इस अविश्वास प्रस्ताव को संसद में पेश करने के लिए करीब 50 सांसदों की जरूरत होती है। विपक्षी दलों के 50 से ज़्यादा लोकसभा सदस्य इस प्रस्ताव पर नोटिस दे सकते हैं। क्योंकि निचले सदन में विपक्षी दलों के पास 150 से कम सदस्य हैं, इसलिए अगर वे अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं तो उनकी हार निश्चित है। लोकसभा में बहस के दौरान उन्हें उतना समय नहीं मिल पाएगा क्योंकि सदन में पार्टियों की संख्या के अनुसार समय आवंटित किया जाता है, बांटा जाता है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लेकर उसकी प्रक्रिया पूरी होने तक एक चक्र होता है जो आम आदमी को थोड़ा समझ में नहीं आता है, उससे थोड़ा दूर होता है। लोकसभा में विपक्षी दलों की तरफ से सरकार के खिलाफ लाया जाने वाला जो प्रस्ताव होता है उसे अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। सरकार को बहुमत साबित करने की चुनौती इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से दी जाती है। नियम 198 के तहत कोई भी सदस्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष जब प्रस्ताव को कार्रवाई का हिस्सा बनाए, समर्थन में 50 सदस्यों का होना जरूरी होता है। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को 10 बजे से पहले ही लिखित में ये नोटिस दिया जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तब क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष ये तय करेंगे कि प्रस्ताव को चर्चा और बहस के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए, जैसा कि आज के मामले में लोकसभा अध्यक्ष ने कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष चर्चा के लिए समय और तारीख तय करते हैं। अध्यक्ष प्रस्ताव पर चर्चा के लिए नियम 2 और 3 के तहत समय दे सकते हैं। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस होती है। प्रस्ताव उस सदस्य द्वारा पेश किया जाएगा जिसने इसे पेश किया है और सरकार तब प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देगी। इसके बाद विपक्षी दलों को प्रस्ताव पर बोलने का मौका मिलेगा। बहस के बाद लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराएंगे। अगर सदन के अधिकांश सदस्यों द्वारा इसका समर्थन किया जाता है तो प्रस्ताव को पारित माना जाएगा। अगर सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर वोट के माध्यम से जीत जाती है तो प्रस्ताव गिर जाता है तो सरकार सत्ता में बनी रहेगी। अब तक भारत में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया गया है। 1963 में जेपी कृपलानी ने नेहरू सरकार के खिलाफ ये नोटिस जारी किया था। 1979 में मोरारजी देसाई इकलौते देश के प्रधानमंत्री रहे जिनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से गिरी। 2003 में सोनिया गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जिसे 325 के मुकाबले 125 से सरकार जीत गई थी। अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे लंबी बहस 24 घंटे की हुई है। इंदिरा गांधी के खिलाफ इस देश में सबसे ज़्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए और हर मौके पर इंदिरा सरकार की जीत हुई। लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे ज़्यादा 24 घंटे तक बहस हुई थी। ये प्रस्ताव ज्योतिर्मय बसु ने पेश किया था।
तो आज के लिए बस इतना ही। गाज़ियाबाद और उसके आसपास की तमाम खबरों के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल, और विस्तृत रूप से जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।